हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। वर्क पावर एनर्जी का सीरीज चल रहा है। आज वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। बहुत बेहतरीन फंडे होंगे। इसमें मेनली पढ़ाऊंगा मैं वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स, वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्स। 3 वर्क डन और इसमें मुझे पढ़ाने हैं। और उसके बाद फिर आ जाएगा कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, फिर चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो हेडिंग लगा लीजिए बिना कोई टाइम किल किए हुए, वर्क एनर्जी एंड पावर लेक्चर 6। ठीक, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो देखिए वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो देखिए स्प्रिंग फोर्स को हल्का सा रिकॉल कराता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ। थोड़ा रिकॉल कराते हैं आपको। देखिए कलर देख लेना, ये अच्छा लग रहा है क्या? जैसे ग्रेविटी को भी मत मानिए, स्प्रिंग फोर्स क्या 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 कहानी होती थी बताइए। अगर यहाँ पे ब्लॉक है और इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो अभी स्प्रिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स का जन्म कहाँ से हुआ था? हुक्स लॉ से हुआ था। अब मान लीजिए हमने इसको इलोंगेट कर दिया यहाँ तक। जो इलोंगेशन होता था वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेजर होता था या स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से मेजर होता था। यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक ठीक, यहाँ से जहाँ स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ 0 होता था, सॉरी इलोंगेशन या कंप्रेशन 0 होता था, इस समय स्प्रिंग लेंथ एल नॉट ही। ओके, यहाँ से लेट आपने इसको एक्स खींचा तो जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो कितना आता था बताइए? के एक्स आता था। याद है? बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। इवन अगर आपने इसको कंप्रेस भी कर दिया, यहाँ से, तो ये x हमेशा यहीं से मेजर होता है। अभी भी स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना? के एक्स। ठीक है, तो बताइए जो स्प्रिंग फोर्स है एफ स्प्रिंग, क्या वो एक वेरिएबल फोर्स है? 100% वेरिएबल है। और वेक्टर फॉर्म में जब हमने इसको लिखा था तो याद करो क्या निकल के आया था? माइनस के एक्स वेक्टर आया था। याद है? हालांकि वेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्यों? जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। आप देख लीजिए, अगर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ये हमेशा मेजर्ड फ्रॉम, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग के हमेशा नेचुरल लेंथ से ही मेजर इसको किया जाता है। ठीक है, इतना लिखिए, इतना लिखिए। क्लियर? देखिए, अब देखिए ध्यान से, देखिए जो कन्फ्यूजन आते हैं उस कन्फ्यूजन पे ध्यान नहीं देना है। जैसे मान लीजिए इस समय स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, अब मान लीजिए कोई एजेंट भले इसको खींच के ले जा रहा है, कोई एजेंट खींच के ले जा रहा है। ध्यान से सुनना बात को, यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है बच्चों को, मुझे आता था तो तुम्हें भी आएगा। यहाँ से x, अब मान लो कोई एजेंट इसको इधर खींच के ले जा रहा है, या किसी ने इसको एक वेलोसिटी दे दी, या चलिए मैंने कहा वेलोसिटी दे दी, एक इसको ठोकर मार दी, या एक इम्पल्स दे दिया एक। ठीक है, तो लेट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है। तो ध्यान रखना, स्प्रिंग फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, के एक्स। तो देखिए यहाँ पे आपको इतना तो क्लियर है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ds का या dx का, वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब अगर मैं, ठीक है आप इतना समझते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट होगा राइट को और फोर्स लग रहा है लेफ्ट को। तो बताइए जो dw स्प्रिंग होगा, dw स्प्रिंग होगा वो क्या होगा बताइए? नेगेटिव होगा। ठीक, लेकिन इसी लोकेशन पर अगर ये वापसी भी तो लौटेगा भाई, जाएगा फिर वापसी भी आएगा, तो स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लग रहा होगा, और इस स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लग रहा होगा, और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी।
तो बताइए अब की बार जो ds का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस ds का डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो बताइए यहाँ पे जो dw होगा, dw स्प्रिंग होगा वो कैसा होगा बताइए, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि स्प्रिंग फोर्स दोनों तरह के वर्क करता है, पॉजिटिव भी करता है और नेगेटिव भी करता है। इतना पॉज करके उतारिए, हालांकि इसमें अभी और डायग्राम बनेंगे, मैं ऊपर खिसका देता हूँ। देखिए इसी तरीके से अगर ये हम इसको कंप्रेस कर देते, यहाँ पर भी दो पोजीशन बनेंगी, इसकी दो पोजीशन यहाँ भी बनेंगी इसी लाइन से। ठीक, इसी लाइन से दो पोजीशन बनेंगी, यहाँ से एक्स ही है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स यहाँ भी किस तरीके से लग रहा होगा, इस तरीके से लग रहा होगा के एक्स, यहाँ भी इस तरीके से लग रहा होगा कितना के एक्स। पर मान लीजिए एक बार इसकी वेलोसिटी इधर है और एक बार इसकी वेलोसिटी इधर है, तो यहाँ पर तो क्या होगा कि के एक्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स में कैसा होगा बताइए, यहाँ पर डी डब्ल्यू स्प्रिंग वो कैसा होगा बताइए, नेगेटिव होगा। और यहाँ पर जो डी एस का डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्प्रिंग फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा, इसलिए बताइए यहाँ पर जो डी डब्ल्यू स्प्रिंग होगा वो कैसा होगा बताइए, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो आपने देखा कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो दोनों तरह के वर्क करता है, नेगेटिव भी करता है और पॉजिटिव भी करता है। तो नेगेटिव वर्क तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट हो, और पॉजिटिव वर्क तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो। तो इस बात को हम अलग से देखेंगे। तो हम पहले जनरल में एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स का, और वो भी क्या फाइंड आउट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड, और उस पर प्लस माइनस अलग से रख देंगे, तभी तो चीज़ आसान होंगी। ठीक है, चलिए पॉज करके उतार लीजिए। चलिए मैं इसका जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर देता हूँ। ठीक है, देख लेना, येलो कलर अच्छा हो तो हमें कमेंट कर देना, फिर हम येलो ले लिया करेंगे। जनरल फॉर्मूला, वैसे ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लग रहा है मुझे। जनरल फॉर्मूला देखिए, तो हम कुछ नहीं, आराम से करते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, आराम से देखना। और अब देखिए हम जनरल में क्या करने जा रहे हैं, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब मान लीजिए ब्लॉक है, यहाँ पर पहले से स्प्रिंग कितनी खींची हुई है बताइए, x1 खींची हुई है यहाँ पर। ठीक है, आराम से देखना, और इसको हमको खींच के ले जाना है, ध्यान से देखना, और अब हमको इसको खींच के ले जाना है किसी x2 पर। बहुत अच्छा पॉइंट है, x2 पर खींचना है। ठीक, यहाँ से ये x2 है, ये यहाँ से x2 है, ध्यान से देखना, ये क्या है यहाँ से x2। तो अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग का वर्डन बताना है। इस लोकेशन को मैं A कह रहा हूँ, इस लोकेशन को B कह रहा हूँ। तो खुद बताइए, जब आप A से B ले जाएंगे या आपने कोई वेलोसिटी दी होगी, जो भी दी होगी, तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा कि x1, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा होगा कि x2। और अगर आप कोई जनरल पोजीशन देखेंगे, कोई भी जनरल पोजीशन, जैसे मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, कोई जनरल सिचुएशन देखेंगे, जनरल लोकेशन देखेंगे, ये यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब आप A से B ले जा रहे थे, तो इस लेट मैंने कहा इस मोमेंट पर वेलोसिटी इसकी इधर है, यहाँ से इसको मैं x कह देता हूँ, बड़े आराम से देखना। तो स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लग रहा होगा के एक्स। तो मुझे इस स्प्रिंग फोर्स का, बड़े आराम से डायग्राम क्लियर है भाई, पहले से स्प्रिंग x1 खींची हुई है A पोजीशन, जनरल वर्क डन कैलकुलेट कर देते हैं, बाद बाकी सब आ जाएगा इसमें। और बाद में स्प्रिंग कितनी खींच गई बताइए, x2। ठीक है, इस पोजीशन को मैंने B कह दिया, और मुझे स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन फाइंड आउट करना है A से B या B से A, दोनों के फंडे अभी क्लियर कर देंगे। तो हम क्या आ गए, क्योंकि फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, तो हम किसी जनरल लोकेशन पर आ गए। जनरल लोकेशन ये जनरल पोजीशन, जनरल GP। ठीक, इसमें स्प्रिंग फोर्स के एक्स इस तरीके से लगेगा, और क्योंकि A से B ले जा रहे हैं तो वेलोसिटी इधर रही होगी, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव करेगा। अगर यही B से A आ रहे होते तो क्या करता, पॉजिटिव करता। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देता हूँ। ठीक है, क्या कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देता हूँ। ओके, तो देखिए DW, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं DW का। ठीक है,
हालांकि प्लस माइनस करके भी हो जाता है, पर यार जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कर लीजिए, आपको 100% फ़ायदा होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव में बाद में लिखूंगा के एक्स और डी एक्स। ठीक है, उठा के इसको इंटीग्रेट कर दिए तो डब्लू बाद में ए से बी और बी से बाद में लिख देंगे। चलिए इंटीग्रेट करेंगे इसको, के एक्स डी एक्स। ठीक, अब एक्स पे लिमिट जाएगी, तो ध्यान रखना जो एक्स होता है वो हमेशा स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से ही मेजर होता है। तो बताइए ये यहाँ पर स्प्रिंग एक्स खींची हुई है, इनिशियली कितनी खींची थी बताइए, यहाँ से x1, क्योंकि इसको मेजर कहाँ से करना है, स्प्रिंग के हमेशा नेचुरल लेंथ से ही मेजर करना है। तो पहले x1 खींची थी और बाद में कितनी खींच गई, x2। यार x का नियम होता है, इसको हमेशा स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से ही मेजर करना है। जब वो जनरल पोजीशन पर है तब भी हमने x को यहीं से मेजर किया है, जब वो इनिशियल पोजीशन पर था तब भी हमने x1 को यहीं से मेजर किया है, और जब वो फाइनल पोजीशन पर है तब भी हमने x2 को इसी पोजीशन से मेजर किया है। ओके, तो बताइए जो लिमिट जाएगी वो तो मैग्नीट्यूड है, तो आप लिमिट पुट कर दीजिए x1 से x2 आराम से। तो बताइए जो W स्प्रिंग आ जाएगा, इतने होशियार हो, इंटीग्रेशन कितना आएगा बताइए इसका, हाफ के एक्स का स्क्वायर, और लिमिट आ जाएगी x1 से x2, एकदम आराम से। ठीक है, तो ये आ जाएगा W स्प्रिंग इक्वल टू हाफ के, ये आ जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। फिलहाल आप इस फॉर्मूले को दिमाग में सेट करो, इसमें मैं अब अलग से फंडे बताऊंगा, इस फॉर्मूले में अलग से फंडे बताऊंगा। तो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्डन होता है हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, सारी कहानी अब क्लियर करता हूं मैं आपकी। ठीक है, इतना उतारिए पॉज करके। ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, टू बी रिमेंबर। इससे भी चलो इससे भी अच्छा बताएंगे क्या याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, हटाएं ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिखिए पूरी कहानी। चलिए देखिए, अब आपके पास W स्प्रिंग जो आ गया, इसमें प्लस माइनस और लगा दो अलग से, ये आप याद कर लो, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इसमें एक काम करो, हमेशा इसको हमेशा क्या करो, इसको फाइनल नहीं लिखना है, ध्यान रखना, इसमें याद करो x2 हमेशा ग्रेटर देन क्या लेना है, x1, मतलब ये ज़्यादा लेना है, ये हमेशा क्या लेना है, ज़्यादा ही लेना है, हमेशा ज़्यादा लेना है। और अब अलग से लगा दो इस पर प्लस माइनस, एक तरह से मोड आपका यहाँ है। ठीक है, हालांकि जब ज़्यादा ले लोगे तो मोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं क्वेश्चंस में इसको यूज़ कराऊंगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है, ये आपको याद करना है, मस्ट बी रिमेंबर। मस्ट बी रिमेंबर्ड। ठीक है, हर हालत में इसको यार आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसका यूज़ दिखाता हूँ फॉर्मूले का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूज़ देखिए फॉर्मूले का। जैसे देखिए छोटे छोटे केसेस से स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए स्प्रिंग यहाँ तक थी, ठीक है, ये अब यहाँ पे मान लीजिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है, बड़े ध्यान से देखना। और ये आपकी वही पोजीशन हो गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन कह दो या स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कह दो आप। अब आप इस ब्लॉक को आप खींच के ले गया, जो भी ले गया उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा फोकस केवल वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है। अब इसको मान लीजिए यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, बड़े आराम से देखना, यहाँ से यहाँ ले गए एक्स। तो अब आपको खूब पता है, अच्छे से पता है, इस ए लोकेशन से बी लोकेशन लेके गए तो स्प्रिंग फोर्स तो इस तरीके से लग रहा होगा कि एक्स। तो बताइए स्प्रिंग फोर्स ने जो वर्क किया होगा वो नेगेटिव किया होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए से बी और फोर्स लग रहा है बी से ए के डायरेक्शन में। तो अब देखिए आपको क्या लिखना है, W स्प्रिंग इक्वल टू प्लस लिखना है, एक तो हाफ के, और हमने बताया था यहाँ पे हमेशा x2 को ज़्यादा लेना है और x1 को क्या लेना है, कम लेना है। तो बताइए यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा W स्प्रिंग इक्वल टू प्लस हाफ के, बताइए ज़्यादा क्या है, ज़्यादा फाइनल वाला ही है, तो ये x का स्क्वायर, इनिशियल तो क्या है 0, तो बताइए W स्प्रिंग कितना आ गया, बताइए प्लस हाफ के x का स्क्वायर, आराम से आ गया। छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस में यूज़ कराऊंगा, अभी आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है, अभी मज़ा आने लगेगा, देखना। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेते चलो, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में यूज़ करा दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो एग्जाम्पल करके लिख सकते हो।
आगे बढ़े। देखिए अब मान लीजिए इसी को ध्यान से देखना, पहले से इसमें इलोंगेशन होता, मतलब यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर मान लीजिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट है। मतलब यह है कि स्प्रिंग यहाँ कितने से तनी हुई है बताइए, एक्स नॉट से। अब मान लीजिए इसको हमने यहाँ से रिलीज़ किया, जो भी किया वो सब चक्कर में नहीं पड़ना, अभी सब क्लियर हो जाएगा। लेट स्प्रिंग यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, बड़े ध्यान से देखते चलना। और यहाँ पर मान लीजिए जो डेल्टा एक्स है, यहाँ पर डेल्टा एक्स है मान लीजिए एक्स नॉट बाई 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्प्रिंग यहाँ पर तनी हुई है वो कितने से तनी हुई है बताइए, एक्स नॉट बाई 3। तो इस लोकेशन को मैं लेट में ए कह देता हूँ, इसको आप लोग बी कह दो। तो अब देखिए स्प्रिंग फोर्स तो इधर लगेगा, यहाँ पे एफ स्प्रिंग इधर लग रहा होगा, एफ स्प्रिंग। तो बताइए स्प्रिंग फोर्स ए से बी में कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव करेगा। ठीक है, कैसा करेगा, पॉजिटिव करेगा। कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा। तो अब आप इसको अलग से लिखिए, डब्ल्यू स्प्रिंग ए से बी ऐसे लिखिए बराबर, एक तो प्लस लिखिए हाफ के। अब यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पर मैंने कहा हमेशा ज़्यादा का स्क्वायर में से कम का स्क्वायर घटाओ, कभी कोई बात गलत होगी नहीं। तो ज़्यादा पहले था बाद में था, इसलिए कन्फ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि प्लस माइनस अलग से देखो और फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी को रखो हमेशा। तो ज़्यादा पहले था, तो पहले कितना था बताइए। अब जैसे कोई सोचता है कि सर x2 का स्क्वायर, तो x2 फाइनल वाला, ये नहीं बताया मैंने। x2 का मतलब ज़्यादा वाला हमेशा, ये बात मैंने अलग से बताई है। ये छोटी छोटी बातें ही कॉन्सेप्ट बन जाती हैं। तो अब आप इसको लिखेंगे ज़्यादा एक्स नॉट का स्क्वायर, और कम कितना था बताइए, फाइनल, सॉरी फाइनल नहीं, जो बाद में हुआ कम वाला, वो एक्स नॉट बाई 3 का स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर आएगा। तो डब्ल्यू स्प्रिंग बराबर प्लस हाफ के, ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 8 एक्स नॉट का स्क्वायर बाई 9। तो डब्ल्यू स्प्रिंग इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बताइए, 4k एक्स नॉट का स्क्वायर बाई 9 प्लस का, इस तरह से आ जाएगा। और अगर इसी में कोई कहता है कि भाई बी से ए बताओ, तो इसका क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। तो डब्ल्यू, अगर स्प्रिंग इसी में हमसे कोई पूछता कि बी से ए बताइए, अगर बी से ए होता तो यही क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। कितना बताइए, -4/9 के एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाता। एकदम स्पेशल कॉन्सेप्ट है, मज़ा आ जाएगा आपको करके। ठीक है, पॉज करके उतारिए, पॉज करके उतारिए। चलिए फिर देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती। मान लीजिए अब स्प्रिंग पहले से कंप्रेस्ड है, और यहाँ पे इसकी इस लाइन पे डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 था, और अब स्प्रिंग यहाँ पे मान लीजिए ए के लेंथ से कंप्रेस्ड है, ए से। ठीक है, अब देखिए इसको बाद में यहाँ से रिलीज किया, जो भी किया, और स्प्रिंग यहाँ पहुँच गई, मान लीजिए ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा। अब ये जो है यहाँ पर, तो एक तरह से यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, ए, और यहाँ पर मान लीजिए डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लिख देते हैं 2a। ठीक, इस लोकेशन को मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ बी। क्लियर। अब देखिए, अब आपको कन्फ्यूजन आएगा, ध्यान से सुनना, बड़ा ज़बरदस्त कन्फ्यूजन आएगा, बड़ा ज़बरदस्त कन्फ्यूजन आएगा आपको। क्या आएगा कि देखिए, सुनना जरा बात को, जब ये देखना, जब ये यहाँ पर होगा तो स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लग रहा होगा kx। तो देखिए इसको ए कह दो, इसको कह दो ओ। तो ए से ओ में तो स्प्रिंग कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव करेगा। ए से ओ में पॉजिटिव करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होगा, और ओ से बी में स्प्रिंग कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव करेगा। समझ में आ रही बात, ये कैसा, सॉरी हाँ नेगेटिव करेगा क्योंकि फोर्स लग रहा होगा इधर। तो यहाँ पर दोनों वर्क करेगा, पॉजिटिव भी करेगा और नेगेटिव भी करेगा। तो कैसे करेंगे भैया, इसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आप दो पार्ट में कर लो। आप क्या लिख दो बताइए, डब्ल्यू स्प्रिंग पूरा ए से बी निकालना है, मान लो ए से बी निकालना है, चलिए ए से बी बराबर ऐसे लिख दो। तो आप इसको तोड़ के लिख दीजिए, डब्ल्यू स्प्रिंग पहले ए से ओ निकाल लो, प्लस 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 डब्ल्यू स्प्रिंग बताइए क्या आ जाएगा, ओ से बी आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो कोई दर्द ही नहीं होगा आपको। डब्ल्यू स्प्रिंग ए से बी बराबर, अब ए से ओ, अब देखिए ए से ओ में तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा, तो आप यहाँ पे लिख दो प्लस, देखो कितना आसान हो गया, हाफ के, और हमेशा ज़्यादा में से कम घटाओ। अब ए से ओ में फाइंड आउट कर रहे हो तो ओ पे जाके तो इलोंगेशन 0 ही हो जाएगा, तो सीधे से यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, ए का स्क्वायर आ जाएगा।
माइनस 0 का स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस अब आप निकालेंगे ओ से बी, तो ओ से बी में स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर, तो यहाँ आ जाएगा बताइए माइनस हाफ के, ये लिखिए। और फिर बताइए ज़्यादा वाला क्या है 2a, तो ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब आप इसको आसानी से जोड़ के लिख देंगे। अब सॉल्व करके देख लीजिए इसको, तो ये आ जाता है -3ka² / 2, ठीक है। और देख लीजिए इसमें कुछ क्वेश्चंस, एकदम जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना फायदे में रहोगे, ठीक है। जैसे ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस समय स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, स्प्रिंग कांस्टेंट के, फिर हमने इसको यहाँ से खींचा, ए से बी ले गए, ए से बी ले गए, फिर और इसको एलोंगेट किया, सी ले गए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से इसको x0 ले गए, फिर इसको x0 और ले गए, तो इसको मैं सी कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड W A से B डिवाइडेड बाई W B से C। A से B में और B से C का वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए कुछ भी नहीं है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्प्रिंग यहाँ पर नेचुरल लेंथ में और यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लग रहा होगा kx जो भी है, या F स्प्रिंग कर देते हैं इसको, F स्प्रिंग, यहाँ भी इस तरीके से लग रहा होगा F स्प्रिंग, ठीक है। तो अब बताइए WA से B जो वर्क डन आ जाएगा, देखिए इसका सबसे पहले माइनस वर्क डन होगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यह आ जाएगा -12k, और ज़्यादा में से ज़्यादा का स्क्वायर में से कम का स्क्वायर घटाना है, तो x0 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही आ जाएगा फिर W B से C बराबर, अब जब B से C करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे -12k, फिर ज़्यादा के स्क्वायर में से कम का स्क्वायर, लेकिन जो ये चीज़ होती है यहाँ पर ज़्यादा, वो यहाँ से मेजर नहीं होगी, ये गलती मत कर जाना। मेजर हमेशा स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से ही होगी, जो कि यहाँ से देखोगे इसको तो कितना है 2x, तो ये आ जाएगा 2x0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना था बताइए x0 का स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया। तो जब आप इसको देखोगे तो ये आ जाता है WB से C बराबर, ये आ जाएगा ½ बताइए कितना आएगा, ये आएगा 4x0 का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर, कितना आएगा 3x0 का स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर, ठीक है, 3x0 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब जरा दोनों को आप डिवाइड कर लो, ठीक है, ये तो क्लियर है ही, डिवाइड कर लो दोनों को डिवाइड कर लो, तो बताइए ये आ जाएगा A से B का वर्ग कितना आया था बताइए -12k x0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना है बताइए -3k x0 का स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा ये, और ये माइनस से माइनस जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। क्लियर, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से पॉज करके उतार लीजिए। अब यहाँ पे एक स्पेशल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। स्पेशल कॉन्सेप्ट, यार ये सब याद रखना होता है। ये जो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होता है ये किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, work done by the spring force does not
डिपेंड्स ऑन द पाथ। भैया अंग्रेजी के लिए माफ़ करना, ठीक है, पढ़े तो इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन यह अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, फिजिक्स में कोई कमी नहीं, ठीक है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, याद रखना है। तो देखिए इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत अच्छा। केवल वही फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई भी रास्ता है, ये कोई भी रास्ता, और यहाँ पे इस तरीके से स्प्रिंग है ये, ठीक है। स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे बंधा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से स्प्रिंग है, ध्यान से देखना, और ये यहाँ पर ये, ठीक है। अब यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के, और यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू मान लीजिए क्या है, 0, कोई भी इलोंगेशन नहीं है, ये लोकेशन ए है। इसके बाद ये यहाँ पर चला गया, यहाँ पे किसी भी रास्ते से ले गए आप, इसको इस रास्ते से ले जा रहे हैं, ठीक है, ये बी है। और अब मान लीजिए यहाँ पे जो इलोंगेशन है वो है डेल्टा एक्स बराबर एक्स नोट, क्लियर, डेल्टा एक्स बराबर एक्स नोट। तो अब मान लीजिए इसमें आपको स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन बताना है, डब्ल्यू स्प्रिंग ही देख रहे हैं, ए से बी बताना है। सबसे पहले तो प्लस माइनस डिसाइड करो, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड करना नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप खुद सोचिए, जब आप किसी भी जनरल पोजीशन पर जाओगे, जैसे यहाँ गए मान लो जनरल पोजीशन पे, यहाँ देखना, तो खुद बताइए स्प्रिंग फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा ना, एफ स्प्रिंग, और डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसा होगा। तो बताइए जो डी एस वैक्टर और स्प्रिंग फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो वर्क डन क्या करेगा, नेगेटिव करेगा, ठीक है। बाद बाकी आप ऐसे भी सोच लीजिए कि स्प्रिंग यहाँ पर अपने नेचुरल लेंथ में है, और इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट हुआ होगा, इसलिए स्प्रिंग फोर्स का वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये लगा दूँ। अब यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, ज़्यादा के स्क्वायर में से कम का स्क्वायर, और जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से ही होना है। तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़्यादा फाइनल कितना है बताइए, एक्स नोट, तो ये आ जाएगा एक्स नोट का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बताइए, माइनस हाफ के एक्स नोट का स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स नोट का स्क्वायर, ठीक है। पॉज करके उतारिए, उतारिए पॉज करके। क्लियर, ठीक है, चलिए, ठीक है। और देख लीजिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ऐसे होता, और देख लीजिए आराम से, ये यहाँ है और यहाँ स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पे एक बीड फंसा हुआ है इसमें, ठीक है। फिर इसको खींच के यहाँ पहुँचा दिया, फिर इसको और खींचा, यहाँ पहुँचा दिया। तो यह है ए पॉइंट, यह है बी पॉइंट, और यह है सी पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह एंगल मान लीजिए 37 डिग्री है, और ये एंगल यहाँ पर 53 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ तो डेल्टा एक्स है, अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स था, मान लो इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल नोट है, तो बताइए ये लेंथ कितना होगा, इसको ओ से बी कह दें, पहले आप देख लीजिए। तो आपको डब्ल्यू स्प्रिंग बताना है, डब्ल्यू स्प्रिंग बराबर क्या, पहला ए से बी, सेकेंड आपको बताना है बी से सी, ए से बी में और बी से सी में बताना है, ठीक है। अब देखिए जरा, अब आप ओ से बी का लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए, तो साइन नहीं कॉस आएगा, बी से सी। तो अब आप यूज करो इसमें कॉस 37, कॉस 37 आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा एल नॉट डिवाइडेड बाई ओ से बी, क्लियर, ओ से बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जरा बताइए, ओ से बी ये कितना होता है, कॉस 37 4/5 बराबर एल नॉट अपॉन ओ बी। तो यहाँ से ओ बी की जो लेंथ आ जाएगी, ओ बी बराबर, ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताइए, ये आ जाएगी 5L0/4। इसी तरीके से फिर आप इस ओ से सी को फाइंड आउट कर लीजिए। तो ओ से सी को फाइंड आउट करने के लिए फिर आप यूज़ करोगे cos 53, ठीक है। ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो ये आ जाएगा L0 डिवाइडेड बाई O से C, तो ये आ जाएगा कितना बताइए 3/5 बराबर L0 बाई O से C। तो बताइए यहाँ से O से C बराबर कितना आ जाएगा बताइए 5L0/3 आ जाएगा, 5L0/3 आ जाएगा। क्लियर। अब ये अब बताइए इसमें एलोंगेशन कितना, ठीक है ये क्लियर है। O से C आ जाएगा। अब देखिए नेचुरल लेंथ से इसमें एक्स्ट्रा कितना आ गया बताइए, जो एलोंगेशन है मान लो इसमें डेल्टा x1 इक्वल टू मैं x1 कह रहा हूँ, और इसमें जो एलोंगेशन है नेचुरल लेंथ से डेल्टा x2 बराबर क्या कह रहा हूँ x2 कह रहा हूँ। तो x1 कैसे निकलेगा जरा बताओ, x1 कैसे निकलेगा, x1 जो निकलेगा बताइए वो O से B की लेंथ और माइनस O से A की लेंथ। तो बताइए O से B कितना हमने अभी भी फाइंड आउट किया था 5L0/4 माइनस क्या हो जाएगा L0, तो ये कितना आ जाएगा बताइए L0/4 आ जाएगा। ऐसे ही बताइए x2 का जो एलोंगेशन आ जाएगा वो आ जाएगा O से C माइनस OA आ जाएगा। तो बताइए O से C कितना निकला था 5L0/3 माइनस L0, ये आ जाएगा 2L0/3 आ जाएगा। क्लियर, ये एलोंगेशन आ गया। तो अब कुछ है ही नहीं, देखिए मैं कर देता हूँ यहीं पे लिख देता हूँ, अभी आपके किसी काम के नहीं ये कैलकुलेशन, तो पॉज करके उतार लेना बाद बाकी, ठीक है। चलिए पॉज करके उतार लेना बाद बाकी। अब देखिए W स्प्रिंग A से B बराबर A से B में देखिए क्योंकि नेचुरल लेंथ से एलोंगेशन हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -12K। ठीक, अब बताइए ये यहाँ से यहाँ तक कितना, वही फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। अब फाइनल x1 खींचा, x1 की लेंथ कितनी है बताइए L0/4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा W स्प्रिंग A से B बराबर -12K, और ये आ जाएगा L0²/16। क्लियर, तो ये कितना आ जाता है जरा देख लो, ये आ जाता है -KL0²/32, ये आ जाता है। पॉज, इसी तरीके से B से C आप खुद निकाल के देखिए तो आपको क्लियर होगी पिक्चर। B से C खुद निकाल के देखिए, इसी जगह कैलकुलेट कर देता हूँ, इसको हटा दूँ, ठीक है। पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लो, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए अब W स्प्रिंग B से C, इसमें भी देखिए जब स्प्रिंग इस लोकेशन पर है और C लोकेशन पर है तो इसमें इलोंगेशन बढ़ता ही जा रहा होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा वो स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट ही हो रहा होगा। तो अभी भी स्प्रिंग फोर्स वर्क कैसा करेगा, नेगेटिव ही करेगा। तो ये आ जाएगा -12K, और ज़्यादा का स्क्वायर माइनस कम का स्क्वायर, ये आपको करना है। ज़्यादा कितना x2, ये कितना है बताइए 2L0/3 का स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए x1, ये आ जाएगा L0/4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा W स्प्रिंग इक्वल टू -12K, और ये आ जाएगा 4L0²/9 माइनस L0²/16। घटा के आप इसको देख लेना, जो भी इसका आंसर आ जाए, ठीक है, जो भी इसका आंसर आ जाए, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क होता है वो किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए इसमें आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर स्प्रिंग बंधी हुई है, यहाँ पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू 0, फिर से ये एंगल यहाँ पे 37 डिग्री, ये पॉइंट आ जाएगा A, ये यहाँ B और ये यहाँ C है, ठीक, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट K, ये पॉइंट O है। अब आपको इसमें W स्प्रिंग
डब्ल्यू स्प्रिंग बता दो, ए से बी बता दो, चलो सीधे सीधे बराबर क्या, इसमें सब आ जाएगा। डब्ल्यू स्प्रिंग ए से बी बराबर क्या, और ओ से बी की लेंथ मान लो दे दी हमने एल नॉट, ओ से बी की लेंथ दे दी एल नॉट, ठीक है, ओ से बी की लेंथ दे दी एल नॉट, ठीक है। ये एंगल यहां पे 53 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आप समझ गए बात को। तो पहले आप डब्ल्यू स्प्रिंग ए से बी निकालेंगे तो यहाँ पर इलोंगेशन एक बार 0 हो रहा है, तो क्या लिखेंगे बताइए, डब्ल्यू स्प्रिंग, अरे ए से बी नहीं, ए से सी, थोड़ा सा चेंज कर लो इसको, डब्ल्यू स्प्रिंग ए से सी फाइंड आउट करो सीधे। तो बताइए डब्ल्यू स्प्रिंग ए से सी जो हो जाएगा, ये आ जाएगा डब्ल्यू स्प्रिंग ए से बी प्लस डब्ल्यू स्प्रिंग बी से सी, ठीक है, ये आ जाएगा डब्ल्यू स्प्रिंग ए से सी बराबर, अब ए से बी का वर्क देखिए क्या आएगा, सुनिए, अब ए से बी ध्यान से देखना, स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे इस तरीके से लग रहा होगा एफ स्प्रिंग, तो बताइए पहले से स्प्रिंग इलोंगेटेड है और अपने नेचुरल लेंथ को गेन कर रही है, खुद सोचिए, पहले से इलोंगेटेड है और अपने नेचुरल लेंथ को गेन कर रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा क्या वो इफेक्टिवली स्प्रिंग फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा होगा, हाँ, स्प्रिंग फोर्स का वर्क किसी पाथ पे डिपेंड करता नहीं है। तो अब ये निकाल लो इसमें नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में इलोंगेशन कितना है, तो मान लीजिए इसमें डेल्टा x1 इक्वल टू हम x1 कह देते हैं, यहाँ पर कह देते हैं डेल्टा x2 बराबर x2। तो O से B का लेंथ L नॉट दिया हुआ है, तो इसको जरा पीछे के पेज पे फाइंड आउट कर लो ज्योमेट्री से, ठीक है, पीछे के पेज पे ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। देखो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक, ये A, ये B, ये C, 37 डिग्री 53 डिग्री, ये L नॉट था, तो देखिए इसको हमने x1 इस, ठीक है, लेंथ चलो वही कह दो उसको, तो देखिए cos 37 बराबर ये यहाँ से यहाँ तक L नॉट डिवाइडेड बाई O से A, तो cos 37 कितना होता है बताइए, 4/5, 4/5 इक्वल टू क्या लिख दोगे, L नॉट बाई OA, ठीक है। ठीक है, cos 37 4/5 होता है, तो यहाँ से बताइए OA बराबर आ जाएगा 5L नॉट बाई 4, एक तो दिमाग में ये रख लो, दूसरा cos 53 बराबर आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये कितना था L नॉट अपॉन ये आ जाएगा x2, तो ये होता है बताइए कितना 3/5 इक्वल टू L नॉट बाई x2, ठीक, तो x2 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए 5L नॉट बाई 3, 5L नॉट बाई 3, ठीक है, क्लियर है आपको। तो बताइए इसमें जो इलोंगेशन हो जाएगा डेल्टा x1 इक्वल टू OA के लेंथ में से OB का लेंथ घटा दीजिए, तो OA का लेंथ कितना है बताइए, ये कितना था बताइए, ये आया था कितना 5L नॉट बाई 4 माइनस L नॉट, 5L नॉट बाई 4 माइनस L नॉट, ये आ जाएगा L नॉट बाई 4। इसी तरीके से इसमें जो इलोंगेशन हो जाएगा डेल्टा x2, ये आ जाएगा OC माइनस OB, OC बराबर कितना आएगा बताइए, OC बराबर आ जाएगा 5L नॉट बाई 3 माइनस L नॉट, तो ये आ जाएगा 2L नॉट बाई 3,
ठीक है, 2L0/3, क्लियर। तो ये 2L0/3 है इसमें एलोंगेशन, और उसमें कितना है L0/4, ठीक है। तो इसमें जो एलोंगेशन है वो कितना आया बताइए, ये आया L0/4, और इसमें जो एलोंगेशन आया 2L0/3, क्लियर है। देख लो एक बार और, ठीक है। x2 का 2L0/3, तो इसमें एलोंगेशन है 2L0/3, और उसमें जो एलोंगेशन आया है वो आया L0, आ गया यार, अरे तेरा बोलो, L0/4, ठीक है, L0/4, ठीक है। अब देखिए ए से सी का वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले आप ए से बी आ जाओ, पाथ पे तो डिपेंड करता नहीं है, W ए से बी प्लस W बी से सी आ जाओ, तो ये आ जाएगा W स्प्रिंग ए से सी बराबर। अब ए से बी में देखो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इफेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग फोर्स के डायरेक्शन में होगा, तो +12K, और ज़्यादा में से ज़्यादा का स्क्वायर में से कम का स्क्वायर आपको घटाना है, तो ज़्यादा का स्क्वायर यही होगा, कम का तो फाइनली तो जीरो ही हो गया, क्योंकि एलोंगेशन को नापना तो स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से ही है ना, ठीक है। तो बताइए पहले कितना है L0/4, तो ये आ जाएगा L0² / 16 - 0 का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 12K। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा ये होगा और कम ये होगा, तो यहाँ पे कितना है बताइए फाइनली 4L0² / 16 - 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। बाद बाकी अब आप जोड़ ही लेंगे, एकदम आसान, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस के बाद आपका डर खत्म हो जाना चाहिए इसमें, ठीक है, डर खत्म हो जाना चाहिए आपका। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और करें हम, जैसे देखिए ये सर्किल होता, ठीक है, और स्प्रिंग यहाँ पर बंधी होती, ध्यान से देखना। तो अब इस पार्टिकल को आप कहीं भी घुमा दो, यहाँ पे बताइए ए से बी ले जाएं, तब भी W स्प्रिंग बताइए क्या होगा, 0 होगा। W स्प्रिंग ए से बी में क्या होगा बताइए, 0 होगा। क्यों 0 होगा, आपको बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर इसके भाई ये इस समय भी लेंथ L0 ही होगा, इस समय भी L0 होगा, इलोंगेशन या कंप्रेशन हो ही नहीं रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्लियर। पॉज करके उतारते रहना। पर मान लीजिए ऐसा हो जाता, ये सेंटर यहाँ, ये स्प्रिंग यहाँ बंधी होती, और इस पार्टिकल को फाइनली ऐसे घुमाते हुए यहाँ ले जाते हम, यहाँ ले आते, और अब मान लो ये तो सेंटर था ओए, ये डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए R/2 है, ठीक है, R/2 है, ठीक। तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक बताइए, ये हो जाएगी 3R/2। अब मान लो इसको आप जो भी कह दो, आपके मन की इच्छा है, मान लो इसमें एलोंगेशन इस समय कितना मान लें, मान लो तनी या दबी जो भी मान लो, ठीक है। तो चलो इसको नेचुरल लेंथ ही मान लेते हैं, इस समय स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ठीक है। तो अब आपको ए से बी में वर्क डन फाइंड आउट करना है, बड़े आराम से देखना। तो W स्प्रिंग ए से बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, बराबर। तो देखिए पाथ पे तो डिपेंड करता नहीं है, किसी भी रास्ते से ले जाओ, तो यहाँ अपने नेचुरल लेंथ में, और यहाँ फाइनली एलोंगेशन है, यहाँ नेचुरल लेंथ में R/2 नेचुरल लेंथ है, तो एलोंगेशन बताइए यहाँ पे कितना हो गया, इसका एलोंगेशन हो गया R, तो बताइए वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इतना ही सोच लो आप लोग, तो ही फिजिक्स आपको आने लगेगी। देखिए यार पहले से स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, और स्प्रिंग अब तनती जा रही है, खिंचती जा रही है, तो बताइए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा क्या स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट हो रहा होगा, तो स्प्रिंग फोर्स वर्क नेगेटिव करेगा। ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक तो माइनस आएगा 12K, फाइनल बताइए कितना आ गया, R का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -12K R का स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। उतारिए पॉज करके, चलिए अब आगे देख लेते हैं वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है इसको बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं आपको नॉर्मल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सेंट्रल, जैसे कांस्टेंट फोर्स मैंने बोले, तो कांस्टेंट फोर्स भी देखा जाए तो सेंट्रल है, अभी समझाऊंगा। तो कांस्टेंट फोर्स क्या होते थे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कभी चेंज नहीं करते थे, चाहे बॉडी को आप कहीं भी ले जाओ,
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज नहीं होते थे। इसी तरीके से सेंट्रल फोर्सेस की पहचान ये होती है कि आप बॉडी को स्पेस में कहीं भी ले जाइए, उनका जो डायरेक्शन होगा हमेशा फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होगा। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है कि कोई भी बॉल आप स्पेस में उछाल दीजिए, तो बताइए उस पर जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा क्या हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर सेंट्रल इन नेचर। दूसरा एग्जांपल, दो चार्ज ले लो, तो दो चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है दोनों चार्ज को जॉइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग होता है। एक चार्ज को अपने हाथ में पकड़ लो, दूसरे चार्ज को हवा में उछाल दीजिए, तो बताइए उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन लग रहा होगा क्या लाइन जॉइनिंग द चार्जेज ही लग रहा होगा? तो बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा है? सेंट्रल इन नेचर। और एक एग्जांपल ले लीजिए, काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स। एक हाथ में स्प्रिंग को पकड़ लीजिए, दूसरे में ब्लॉक को, फिर हवा में कहीं भी उछाल दीजिए स्पेस में। बताइए स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन या स्प्रिंग फोर्स क्या आप जहाँ पर आपने स्प्रिंग के एक एंड को पकड़ के रखा है क्या वहीं से हमेशा पास करेगा? तो बताइए स्प्रिंग फोर्स कैसा है? एक सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्सेज में क्या होता है, देखिए द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज टुवार्ड्स अ पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट। हमेशा एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट की तरफ ही सेंट्रल फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक, क्लियर? सेंट्रल फोर्सेस आर ओनली फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। इस पॉइंट को जरा समझाता हूं, देखिए मैं इस पॉइंट को समझाता हूं। देखिए मैंने कहा कि इस जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो केवल रेडियल डिस्टेंस पर ही उनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। रेडियल डिस्टेंस का मतलब होता है फिक्स्ड पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट डिस्टेंस। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग को बांध रखा है, अब आप कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ये ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये देखिए, फिर ये यहाँ हो गया, यहाँ आ गया, मान लो, क्लियर, ये आ गया। अब देखिए जो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा यहाँ पे फिक्स्ड है, ये तो मान लो इधर लग रहा है, देखो यही तो होगा हमेशा। ये यहाँ से मान लो x1 है एलोंगेशन, तो ये kx1 होगा। इसमें एलोंगेशन x2 है तो यहाँ पे लग रहा होगा kx2, या इधर लगे या उधर लगे उससे कोई फर्क नहीं है, पर इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा। तो इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा रास्ता क्या है, केवल ये देखा जाएगा कि इसका रेडियल डिस्टेंस या रेडियल एलोंगेशन इस समय क्या है। केवल जैसे यहाँ पर होगा तो kx3 लगेगा, यहाँ पर होगा kx4 लगेगा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे अर्थ होती है, अर्थ, ये अर्थ है। अब आप एक बॉल को कहीं भी उछाल दो, किसी भी रास्ते से, कहीं भी रास्ते से। अब मान लीजिए बॉल यहाँ पर है, तो इसका जो रेडियल डिस्टेंस होगा, ठीक, तो फोर्स इस तरीके से लगेगा, जो भी होता है Gm1 m2 अपॉन ये x1 है तो x1 का स्क्वायर, केवल x1 पर डिपेंड करेगा। जब बॉडी यहाँ पहुँच जाएगी तो इस तरीके से लगेगा, मान लो ये x2 का डिस्टेंस है तो Gm1 m2 अपॉन x2 का स्क्वायर, केवल रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है सेंट्रल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड। क्लियर? बहुत ही अच्छा पॉइंट था, पॉज करके लिख लीजिए। रास्ते से या पाथ से इनको कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये पॉइंट अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, पर मैंने जानबूझ के लिखा है, कम से कम ये बात आपको क्लियर तो हो जाए कि मेन प्रॉपर्टी सेंट्रल फोर्सेस की कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। आगे आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा क्लियर होगा, पर ये पॉइंट अभी से याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं सभी के सभी सेंट्रल फोर्सेस, जैसे स्प्रिंग फोर्स ले लो, चाहे ग्रेविटी का फोर्स ले लो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लो, ये सब क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर है। ओके, वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी, सेंट्रल फोर्सेस का जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, ठीक है। जैसे स्प्रिंग फोर्स का तो आपने देखा ही, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, इस सेंट्रल फोर्स का वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी अभी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनको आप माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे ग्रेविटी का फोर्स है, वो भी क्या है? सेंट्रल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? सेंट्रल। स्प्रिंग फोर्स भी सेंट्रल। और कोई भी कांस्टेंट फोर्स
जैसे कोई भी कांस्टेंट फोर्स ले लो वो सेंट्रल ही होता है, कोई भी कांस्टेंट फोर्स ले लो वो सेंट्रल ही होता है। जैसे कांस्टेंट फोर्स वाली बात थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, पर आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, आप इस रास्ते से किसी पार्टिकल को ले जा रहे हैं और मान लो फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, देखो ऐसे लग रहा है, तो आप कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, बताइए डायरेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ही तो है इसका, हमेशा राइट को ही है ना, इसलिए बताइए कैसा ही है, सेंट्रल। अब ये मत कहना भाई, आपको कन्फ्यूजन ये आएगा कि सर देखिए इसका पॉइंट यहाँ, इसका पॉइंट यहाँ, इसका पॉइंट यहाँ, ये नहीं, फालतू की बात ये मत कहना। मतलब मेरी बात को मान लो, हम ऐसे एक सेंस ले रहे होंगे कि एक ही डायरेक्शन में हमेशा, तो ये भी क्या होता है, सेंट्रल इन नेचर होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स भी क्या होते हैं, सेंट्रल इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्स को आपको निकलवाते हैं, इसको जरा वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का वर्क। देखो इसको यार मैं डेरिवेशन नहीं देना चाहता हूं, पता नहीं क्यों, बस इतना सा पता है, मैं अननेसेसरी पैनिक नहीं देना चाहता नीट और जेई मेंस के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बताना चाहता हूं, एडवांस में विद डेरिवेशन कर दूंगा, ठीक है। अभी मेरा फोकस जेई मेंस और नीट के ऊपर है, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं दूंगा। सुनिए, जैसे स्प्रिंग फोर्स का डेरिवेशन कराया था, तो उसी की एनालॉजी से मैं करा देता हूं। देखिए अगर इस पॉइंट पे आपने स्प्रिंग को फिक्स कर लिया है, ये देखिए, अब मान लीजिए स्प्रिंग यहां पर अपने नेचुरल लेंथ में, यहां पर अपने नेचुरल लेंथ में, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, और अब आप इसको इस तरह किसी भी रास्ते से यहां ले गए, ठीक। तो बताइए जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से लग रहा होगा, कहीं भी ले जाइए, इस तरीके से लग रहा होगा, के एक्स डैश जो भी है, तो सेंट्रल इन नेचर है, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ है। तो इसका जो वर्क होता है, ध्यान रखना, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो हम इसका लिखेंगे वर्क डब्ल्यू स्प्रिंग। अब ये तो क्लियर है, प्लस माइनस तो अलग से लिख लोगे, हाफ के, ठीक। सीधे सीधे आप फाइनल रेडियल डिस्टेंस लिखो, जो फॉर्मूले में आया वो डायरेक्ट x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, डायरेक्ट आप लिखिए, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब आप कहोगे आपने इसमें बता क्या दिया, ये सच है, कुछ नहीं बताया, अभी कांस्टेंट फोर्स वाले में बताता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स वाले में बताता हूँ। यहाँ पे बस इतना बताया कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखिए यही ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है, इफ सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ये ज्यादातर क्वेश्चंस में ये यूज होता है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, देन अगर ये कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है तो देन डब्ल्यू सेंट्रल ये होता है एफ सेंट्रल, प्लस माइनस आप अलग से लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट ये याद करो, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब है इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट का, अभी क्लियर करता हूं, अभी क्लियर करता हूं। अगर सेंट्रल फोर्स कांस्टेंट है तो सीधे सीधे डब्ल्यू सेंट्रल होगा प्लस माइनस एफ सेंट्रल मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी क्लियर करता हूं क्या है इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, देखिए अगले पेज पर, देखिए जैसे ये अर्थ है, ठीक है। अब देखिए एक बॉडी यहाँ थी, ये mg लग रहा था, मान लो यहाँ से x1 का डिस्टेंस, तो ये कांस्टेंट होता है mg, तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा बताइए, mg लग रहा होगा। इसके बाद आप इसको कहीं भी ले जाइए, यहाँ ले गए, अब मान लीजिए ये हो गया यहाँ पर x2, तो अब आप ये देखिए इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट सेंटर, देखिए ये यहाँ पे एक सर्कल मानेंगे, ठीक है, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए जो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हुआ x2 माइनस x1। अब देखिए x2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो mg होगा उसने वर्क नेगेटिव किया होगा, तो बताइए जो w mg हो जाएगा, सेंट्रली तो है, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे इसका वर्क, माइनस लिखेंगे, क्योंकि mg के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि x2 ज़्यादा है,
इनटू मल्टीप्लाइड बाई सीधे सीधे x2 माइनस x1। अगर आप इसको ए पॉइंट कह दो, इसको बी कह दो, ठीक है, अभी और क्लियर हो जाएगा। ये कहाँ से, ए से बी के लिए। अगर मान लो इसी तरीके से फिर हम इसको इस रास्ते से लेते हुए यहाँ ले आए होते, ये सी होता, तो अब देखिए यहाँ पे जो लग रहा होगा एम जी ऐसे लग रहा होगा, और अब मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, x3 है, ठीक। अब x3 ऑब्वियसली लेस देन x1 है, क्लियर। तो अब बताइए ए से सी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए तो WMG इक्वल टू, अब देखिए इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, ये बॉडी इफेक्टिवली अर्थ की तरफ आई है, तो बताइए ये कम है तो पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि इफेक्टिवली mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्लस mg, और इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ध्यान रखना इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब, अब इनिशियल देख लो रेडियल डिस्टेंस और फाइनल देख लो, केवल यही देखना है, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x3। ये मतलब है इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट का। उतारिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। 2 क्वेश्चन कराता हूं प्रैक्टिस के लिए, पॉज करके उतारिए। अब देख लीजिए, कुछ फेमस क्वेश्चन होते हैं सेंट्रल फोर्स के, उनको देख लीजिए जरा। देखिए ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर बुक में दिया रहता है, नीट मेंस सबके लिए यूजफुल है। एक ब्लॉक यहाँ है और एक रस्सी से एक पुली के थ्रू, ये जो एरो बनाता हूँ मैं एजेंट का होता है एक्चुअली, ठीक है, मतलब एक एजेंट इसको खींच रहा है, जैसे आप खींच रहे हैं इसको हाथ से पकड़ के ऐसे, और फोर्स है F0 और ये दिया हुआ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगा के इसको खींचा जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगा के इसको खींचा जा रहा है। द एजेंट अप्लाई अ कांस्टेंट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग, इस धागे के ऊपर एजेंट ने कांस्टेंट फोर्स लगाया है। तो एक बात आपको बहुत अच्छे से आती है, बताइए कि एजेंट धागे पर जितना फोर्स लगा के उसको खींचता है, क्या धागे में उतना ही टेंशन जन्म ले लेता है, तो धागे में जो टेंशन जन्म लेगा वो कितना लेगा, T0, और T0 इक्वल टू कितना होगा, F0। यही टेंशन इस तरीके से यहाँ लेगा T0, यही T0 और यही T0 यहाँ पर, क्लियर हुआ। तो अब देखिए, ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स ने कितना वर्क किया होगा। तो देखिए पीछे के पेज पे आप इसको देख लीजिए अच्छे से, देखिए आपको समझाता हूँ। जैसे ब्लॉक था यहाँ, अब देखिए जो फोर्स लग रहा है, जो टेंशन फोर्स, वो एक्चुअली यही तो लग रहा है, अब ध्यान से देखना, यही तो लग रहा है, ये F0 वही टेंशन, T0 बराबर F0। जब ब्लॉक यहाँ आ जाएगा तब भी ये F0 इधर लगेगा। आप ध्यान से देखिए F0 का जो डायरेक्शन है, क्या वो हमेशा इस ए पॉइंट की तरफ है, तो बताइए F0 कैसा हो गया, सेंट्रल, क्योंकि ब्लॉक कहीं भी आ जाए इसका डायरेक्शन हमेशा ए की तरफ ही रहेगा, इसलिए इस ब्लॉक पर लगने वाला जो टेंशन का फोर्स है, जो हालांकि एजेंट के एफर्ट से ट्रांसफर हुआ है, क्या वो सेंट्रल इन नेचर हो गया। तो बताइए वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला आप सीधे सीधे यूज कर देंगे, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यही सॉल्व कर देता हूँ। पिछले पेज पे ये समझा दिया कि फोर्स सेंट्रल कैसे है, तो बताइए पहले यहाँ पर है, फाइनली यहाँ हो जाएगा, ये R, तो इसका लेंथ बताइए कितना होगा, बताइए R√2 होगा, क्लियर, R√2 होगा, और फाइनली यहाँ पहुँच जाएगा। तो बताइए सेंट्रल फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, R√2। तो जो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स बराबर होगा वर्क डन बाय F0 बराबर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे F0 मल्टीप्लाइड बाई R√2, एक लाइन में आएगा, ठीक है। डेरिवेशन नहीं कराया मैंने, मैं ऑफलाइन क्लास में इसका डेरिवेशन भी कराता हूँ, लेकिन ऑफलाइन में यार थोड़ा सा मैनेज करना आसान होता है। आप इतना याद रखो, हाँ इतना बता दूँ कि डेरिवेशन कराने के बावजूद भी याद यही करा देता हूँ कि याद कर लो इसको, ठीक है। हाँ ये वेरिएबल है, एक रोडो में क्वेश्चन है जिस समय सेंट्रल फोर्स वेरिएबल है, तो वहाँ पर भी मैं करा ले जाऊँगा, लेकिन एडवांस के लिए करा ले जाऊँगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन देखिए, देखिए ये सेम क्वेश्चन है, बस फर्क है ये पैराबोला दे दिया है। तो इसमें भी आप खुद देखिए, ये पैराबोला भले ही दिया है, देखिए फोर्स अभी भी सेंट्रल होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। देखिए ये पैराबोला दिया है, ब्लॉक 0,0 पर है,
फिर से एक एजेंट कांस्टेंट फोर्स लगा के इसको खींच रहा है, तो बात वही आ जाती है कि जैसे ही एजेंट एफ नॉट का धागे पर फोर्स लगाएगा, धागे में तुरंत टेंशन फोर्स जन्म ले लेगा, कितने का बताइए, एफ नॉट का, और यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसी जब ये यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ, तब भी तो एफ नॉट ऐसे ही लग रहा होगा। तो बताइए ये ब्लॉक इस रास्ते से भले ही चलेगा, पर एफ नॉट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉइंट ए की तरफ होगा। इसका मतलब ब्लॉक पे लगने वाला जो एफ नॉट है, बताइए वो क्या हो गया, सेंट्रल इन नेचर। तो पहले यहाँ था, फाइनली यहाँ है, तो इसका लेंथ आप फाइंड आउट कर लो। लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल आएगी। बताइए 0,0, ये 2,2 है, तो एल बराबर आ जाएगा रूट ऑफ 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो एल बराबर आ जाएगा अंडर द रूट 4 प्लस 16, तो एल बराबर रूट 20, ये आ जाएगा बताइए 2√5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2√5। तो बताइए सीधे सीधे जो वर्क डन बाय दिस फोर्स जो आ जाएगा, तो बताइए जो W आ जाएगा, W टेंशन बराबर W एफ नॉट होगा, बराबर बताइए सीधे सीधे एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2√5, ये आ जाएगा। क्लियर, उतार लीजिए पॉज करके। अब देखते हैं आगे, वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स, आखिरी है इसमें। ठीक है, तो देखिए वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स, सबसे पहले ये समझ लीजिए टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है। तो देखिए द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। तो टेंजेंशियल फोर्स का बेसिकली जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको, या चलिए आगे लिख लेता हूँ, हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होता है। सबसे पहले देखिए ऐसा कोई नेचर में फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है जो टेंजेंशियल होता हो। अभी तक जितने भी पढ़ाएं, टेंजेंशियल फोर्स हमेशा हम लोगों के द्वारा, एजेंट के द्वारा जनरेट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप इसको टॉप व्यू देख लो, एक ये टेबल है, बस ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, ये समझ लो, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इसका टॉप व्यू बना दे रहा हूं मैं, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में देखिए ऐसी दिखेगी आपको टेबल का टॉप व्यू। अब ये ब्लॉक है, ब्लॉक का टॉप व्यू आपको ऐसे दिखेगा। अब देखो एम जी इसमें अंदर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन बाहर। अब कोई एजेंट इसको घसीटना स्टार्ट करे, ठीक है, अब जिस रास्ते से ले जाएगा, इस तरीके से, ऐसे 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 कहीं भी ले जाए, तो बताइए जो फोर्स होगा वो हमेशा, इसको मैं छोटा सा बना लूँ, यहाँ पे एफ ऐसे लग रहा होगा, 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 यहाँ पे एफ ऐसे लग रहा होगा। तो बताइए जो एफ है वो कैसा, टेंजेंशियल। एक नेचर में भी टेंजेंशियल फोर्स एग्जिस्ट करता है, आपको मैं बता दूं, फ्रिक्शन फोर्स। देखिए अगर जैसे कोई बॉल ले लीजिए आप, कोई बॉल, ठीक है, या कोई, ये टॉप व्यू है, ठीक है, कोई भी ब्लॉक ले लो, आप इसको किसी भी रास्ते से ले जाओ, यहाँ से आप यहाँ पहुँचे लेके, किसी भी रास्ते से ले जाओ, किसी भी रास्ते से, ध्यान रखना। जैसे मान लो ग्राउंड पर आप एक ब्लॉक को रगड़ना शुरू कर दो और आप चलना शुरू कर दो आगे आगे, ठीक है, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि एजेंट इस पर फोर्स ऐसे लगा रहा है, फिर ये ब्लॉक यहाँ आ गया, फिर ये ब्लॉक यहाँ पहुँच गया, ये ब्लॉक यहाँ आ गया, जरा समझना। तो ये एजेंट इसको खींच रहा है एफ नॉट से, मान लीजिए, तो ये तो टेंजेंशियल है ही, एजेंट ने जो फोर्स लगाया है ये तो टेंजेंशियल है ही, ये तो टेंजेंशियल है ही, ये तो टेंजेंशियल है ही, पर बताइए जो फ्रिक्शन फोर्स एफ के आया होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो एफ के आया होगा, यहाँ पर जो एफ के लगा होगा, देखिए इस तरीके से, एफ के भी तो ऐसे ही लग रहा होगा, वो भी तो टेंजेंशियल हो जाएगा, बताइए, वो भी तो टेंजेंशियल हो जाएगा। तो एफ के भी बताइए यहाँ पर कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। एफ के भी बताइए कैसा होगा,
टेंजेंशियल होगा। तो जो एफ के भी कैसा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। एफ के भी कैसा है बताइए, टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो जो टेंजेंशियल फोर्स होता है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ लगता है, ठीक है। ठीक, जैसे और एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो यही मार्कर है, जैसे ये मार्कर है, मैं इसको ऐसे करके सर्कल खींच रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मान लो एक बॉल है, इसको ऐसे ले जाए, ऐसे ले जाए, ऐसे ले जाए, तो बताइए जो फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा क्या वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ लगा होगा? अगर इसका मोशन ऐसे हुआ है तो बताइए एफ के इस तरीके से लगा होगा, हमेशा हमेशा टेंजेंट टू द पाथ लगा होगा, 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 हमेशा टेंजेंट टू द पाथ लगा होगा। तो बताइए एफ के कैसा फोर्स है, टेंजेंशियल, ठीक। अब आती है वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स। चलिए, तो वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, इसी कलर से लिख देते हैं, वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स। अब ये दो केस में आ जाएगा, हालांकि मैं एक ही केस पढ़ाऊंगा अभी आपको। अगर ये कांस्टेंट है, एफ टेंजेंशियल कैसा है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और दूसरा आ जाएगा एफ टेंजेंशियल वेरिएबल, वेरिएबल है, ठीक है। तो कांस्टेंट वाला कर देते हैं, वेरिएबल वाला भी कर देंगे, देख लेंगे जरूरत है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर टेंजेंशियल फोर्स कांस्टेंट है, तो अगर टेंजेंशियल फोर्स कैसा है, एफ टेंजेंशियल कैसा है बताइए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन में तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है। तो देखिए जैसे यहाँ से यहाँ ले गए इसको, अब मान लीजिए जो भी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल है। तो देखिए अगर ये टेंजेंशियल फोर्स कांस्टेंट है, ध्यान से रखना, ये इस तरीके से लग रहा है एफ, यहाँ जब बॉडी गई, एफ नॉट इस तरीके से लग रहा है, एफ नॉट इस तरीके से लग रहा है। तो देखिए आप बेसिक से कर सकते हैं, मान लो किसी भी जनरल लोकेशन पे चले गए, मान लो ds का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, तो बताइए जो dw होगा यहाँ पर, आराम से देख लीजिए, dw वही बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे, f डॉट ds। तो यहाँ पर dw बताइए, दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट ओपन होगा वो cos 0 के साथ ओपन होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन ds एंड f नॉट कितना है, 0, तो यह आ जाएगा सीधे f नॉट ds। और w टोटल के लिए इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दीजिए आप, एफ नॉट डी एस, एफ नॉट मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा डी एस। अब बताइए जितने भी डी एस इस पाथ पे लेंगे, डी एस सब जुड़ के क्या बन जाएंगे बताइए, एल बन जाएंगे। तो जो डब्ल्यू आ जाएगा वो एफ नॉट इंटू एल आ जाएगा। तो टेंजेंशियल फोर्स अगर मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है तो उसके वर्क को सीधे सीधे लिख देते हैं, टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई पाथ लेंथ, ठीक है। तो बहुत अच्छा पॉइंट आ जाता है, इसको अलग से याद रखना। डब्ल्यू टेंजेंशियल क्या लिख दिया जाता है, टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई पाथ लेंथ। हाँ, बाद बाकी प्लस माइनस तो अलग से लगा ही दोगे, क्योंकि अगर फोर्स के डायरेक्शन में मोशन हुआ होगा तो वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स के अपोजिट पाथ ट्रेवल किया गया होगा या मोशन हुआ होगा तो फिर वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे एक बार जेई में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, देखिए मैं आपको समझा दूँ उस क्वेश्चन को। देखिए जैसे ये था, मैं क्वेश्चन ओरली बोल रहा हूँ, लिखा नहीं मैंने, ठीक है, लिखा नहीं है, देखो लिखा नहीं मैंने क्वेश्चन, मैं ओरली बोल देता हूँ, उसको समझो जरा। जैसे ये था कि एक आदमी, हम ही ले लीजिए, जैसे इस मार्कर पे एन का नॉर्मल रिएक्शन लगा के एक सर्कल खींचते हैं, एन का नॉर्मल रिएक्शन लगा के एक सर्कल खींचा,
तो n का नॉर्मल और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। तो बताइए जब हमने इसको खींचा होगा मार्कर को, जैसे मार्कर की टिप को आप ये मान लीजिए, तो ये पूछा था वर्क कितना किया होगा फ्रिक्शन फोर्स ने या आदमी ने, ठीक है। अब जरा समझना, तो बताइए एफ के ऐसे लगा होगा, और अगर एन का नॉर्मल रिएक्शन मैंने प्रेशर से जनरेट किया है तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू एन, ठीक। अब बताइए एक राउंड में अगर इसका रेडियस ए है तो इन वन राउंड एक राउंड में एक चक्कर में बताइए एफ के म्यू एन के मैग्नीट्यूड का लग रहा है, और पाथ लेंथ कितना होगा बताइए 2 पाई है। तो बताइए जो डब्ल्यू एफ के हो जाएगा, हालांकि वो नेगेटिव होगा क्योंकि मोशन हो रहा होगा इस तरीके से और फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से। तो बताइए सीधे सीधे, अच्छा मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है टेंजेंशियल फोर्स, तो सीधे सीधे बताइए जो टेंजेंशियल फोर्स फ्रिक्शन है उसका वर्क कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई पाथ लेंथ। तो कितना हो जाएगा म्यू एन इंटू 2 पाई है। ये जेई का पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधे सीधे कहेंगे कि एक चक्कर में वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक है, तो ये तो जीरो आना चाहिए। पर भैया मैंने आपसे ये कहा था कि हम टोटल वर्क कभी डिफाइन नहीं करते, हम हमेशा डी डब्ल्यू डिफाइन करते हैं, और जब डी डब्ल्यू इंटीग्रेट होता है तो वो टोटल वर्क बनता है। तो जब आप यहाँ पे डी डब्ल्यू निकालोगे, जैसे यहाँ पे डी एस का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो डी डब्ल्यू लिखोगे, देखो डी डब्ल्यू, तो ये खुद नेगेटिव आएगा, कैसे, माइनस म्यू एन इंटू डी एस, समझो जरा ध्यान से। और जब डब्ल्यू टोटल लिखोगे एक चक्कर का, तो क्या आ जाएगा बताइए, माइनस म्यू एन आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन आ जाएगा डी एस। और जब डी एस इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा 2 पाई है, तो ये आ जाएगा माइनस म्यू एन इंटू 2 पाई है। बात समझ में आ गई है। तो ध्यान रखना वर्क डन हमेशा डी डब्ल्यू डिफाइन होता है, और टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये तरीका होता है यार वर्क डन फाइंड आउट करने का। ये कभी मत कह देना कि टोटल वर्क डन सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कभी नहीं कहते। ये केवल एक ही केस में वैलिड होता है, जब एक कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे लगे, कांस्टेंट फोर्स का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में लगे, तब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसमें भी मैंने मॉडिफिकेशन किया था कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क लिखते हैं फोर्स, कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारी बात हुई थी आपसे, उतारिए पॉज करके, बहुत ही अच्छा सवाल था।